हेलो, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है वार्षिक आकलन प्रैक्टिस प्रश्न पत्र 2024-25 कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान एजू डिपार्ट द्वारा निर्मित। और ये सिंपल प्रश्न का मॉडल आंसर बोर्ड परीक्षा की तैयारी के हेतु बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो आप शुरू से आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए। तो ब्रिटिश सरकार की आय का जो प्रमुख स्रोत था वो था भूमि कर। फिर आगे हम देखें, यह नंबर 1098 किसका हेल्पलाइन नंबर है? तो ये हो जाएगा आपका चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। फिर उसके बाद है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। कहाँ से किया था? झांसी से किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। सन 1882 में राजकुमार कॉलेज स्थापित हुआ। कहाँ पर हुआ? रायपुर में। रायपुर में है राजकुमार कॉलेज। कंप्यूटर का विकास सबसे पहले हुआ जापान में या संयुक्त राज्य अमेरिका में या नॉर्वे में या भारत में? तो सही इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। सन 1950 में संविधान लागू हुआ। सन 1950 में संविधान लागू हुआ वो भारत में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है, प्रमुख अंग क्या है? द सुरक्षा परिषद। हरित क्रांति के अंतर्गत चावल पैदा किया जाता है। तो चावल पैदा किया जाता है पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो इसका क्या है? ये इस प्रकार से जो लिस्ट है वो किसी एक का उत्तर नहीं दे सकती है ना। सभी जगह से हरित क्रांति से चावल पैदा किया जा रहा है, तो हम इसको शामिल नहीं करेंगे। ये भी प्रश्न ठीक नहीं है ना। तो उसके बाद बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था। तो बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। यहाँ पर जो प्रश्न आपको मिल रहा है कि भारत में जनसंख्या का घनत्व है, तो भारत में जनसंख्या का घनत्व 382 ये आसपास, मतलब ये था 2011 की स्थिति में। अभी देखें तो ये 40, ये सारा चीज़ ये गलत आंकड़ा है, इसको हम शामिल नहीं कर रहे हैं। फिर आगे हम देखें, यहाँ पर रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, मतलब उसको भरना है। तो स्कूलों को मध्याह्न भोजन के लिए अनाज मतलब कौन उपलब्ध कराती है? तो यहाँ पर ऑप्शन में हम देखें तो भारतीय निगम ये उपलब्ध कराएगी। फिर उसके बाद देखें तो कितना अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर है 24 अक्टूबर। फिर आगे हम देखें, जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वृद्धि दर। तो ये तीसरा ऑप्शन। फिर है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थी। फिर आगे हम देखें, मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। कोई दो उदाहरण। तो किस तरह से? देखिए, किसान जो है अनाज उपजाते हैं और हम उसे भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से हम देखें तो शिक्षक जो है विद्यार्थियों को ज्ञान देते हैं, जो कि वे समाज में को जो है सफल बनते हैं अपने काम से। ठीक है, तो ये एक दूसरे पर निर्भर हैं। किसान के विद्यार्थियों को शिक्षक पढ़ाने का काम करेगा और शिक्षक जो है किसान जो धन अनाज उपजाएगा उसको भोजन के रूप में लेगा। न्याय व्यवस्था में पुलिस का क्या कार्य है? न्याय व्यवस्था में पुलिस का कार्य हम देखें तो अपराध की रोकथाम करना, नियंत्रण, और जो अपराधियों की गिरफ्तारी, फिर न्यायालय में पेशी होगी तो कानून और व्यवस्था बनाए रखने में न्याय व्यवस्था में पुलिस का ये इस प्रकार से कार्य है। इतिहासकारों ने विश्व इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। मूल्य संवर्धन से क्या समझते हैं? किसी वस्तु में ऐसी प्रक्रिया जोड़ना जिससे उसकी उपयोगिता और मूल्य बढ़ जाए, जैसे कि फल से जूस बनाना है ना, तो ये मूल्य संवर्धन हो गया फिर फल का। फिर आगे हम देखें, लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति की 2 बिंदु। इसमें से पहला बिंदु यदि हम देखें तो वो क्या है कि व्यवगत सिद्धांत बोलते हैं। व्यवगत, ये आपके पुस्तक में शायद नहीं है व्यवगत के बारे में। तो इस सिद्धांत के अनुसार कि बिना उत्तराधिकारी वाले राज्यों को ब्रिटिश
शासन में मिला दिया जाएगा और इस तरीके से 1856 में अवध राज्य का विलय हुआ था। ठीक है, फिर आगे हम देखें किन्हीं दो सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में लिखो। तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अस्पताल, है ना, और परिवहन सेवाएं जो हैं, बस, रेलवे, ये जो हैं सार्वजनिक सुविधा के अंतर्गत आएंगी। केंद्र सरकार किसे कहते हैं? केंद्र सरकार भारत की जो प्रमुख शासी जो संस्था है ना, तो उसको हम केंद्र सरकार कहेंगे। दिल्ली वाली सरकार भी कहा जाता है। तो इसके 3 अंग हैं, एक तो विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। विधायिका के अंतर्गत संसद आएंगे, कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति और न्यायपालिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये शामिल होंगे। संविधान से आप क्या समझते हैं? संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है, ठीक है, और जो कि नागरिकों को अधिकार और कर्तव्य को परिभाषित करता है। ये छत्तीसगढ़ राज्य को छत्तीसगढ़ क्यों कहा जाता है? 36 किलो के कारण, छत्तीसगढ़ के कारण छत्तीसगढ़ राज्य को छत्तीसगढ़ कहा जाता है। घर पर ऊर्जा बचाने के कोई 3 तरीके बताइए। तो बिजली का अनावश्यक उपयोग से बचना चाहिए और हो सके तो सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का अधिक उपयोग करना है। तो ये तो फिलहाल उतना ज़्यादा विकसित अभी हो नहीं पाई है, लेकिन इस प्रकार से जो ऊर्जा के जो नवीनीकरण स्रोत हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए और साथ में एलईडी बल्ब का उपयोग करें। ठीक है, पुराने जो विद्युत उपकरण हैं वो ज़्यादा बिजली खपत होती है उनसे, तो हो सके तो अभी अत्याधुनिक जो बिजली उपकरण है उसका प्रयोग करना चाहिए ताकि बहुत सारी बिजली बचाई जा सके। फिर है मिट्टी को उपजाऊ बनाने के कोई 3 तरीके। जैविक खाद का उपयोग, फसल चक्र अपनाना, वनीकरण को बढ़ावा देना। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर कृषि आधारित उद्योग और उनका महत्व लिखिए। तो इसके लिए जो है चीनी उद्योग है, कपास उद्योग है, डेयरी उद्योग तो खैर पशुपालन से संबंधित हो जाएगा, है ना। तो कृषि को आर्थिक लाभ देते हैं और रोजगार उत्पन्न करते हैं, ये हो गया। फिर किसी देश को विदेश नीति बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या बातें ध्यान रखें। एक तो ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और हित, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और व्यापार, कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना। ठीक है, फिर आगे हम देखें भारत के प्राचीन उद्योग धंधे क्यों बंद हो गए। क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय जो कारीगर हैं उन पर अत्यधिक कर लगा और सस्ते जो ब्रिटिश उत्पाद के कारण भारतीय वस्त्र उद्योग को नुकसान हुआ। फिर ये भी देखें कि औद्योगिकीकरण की कमी थी भी, तो इसके कारण से जो है विदेश नीति समय बनाते समय जो है मतलब ये कहना चाहिए कि भारत के प्राचीन उद्योग धंधे इस कारण से बंद हो गए। ठीक है, फिर आगे हम देखें मार्टिन लूथर के अनुयायियों को प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने कैथोलिक चर्च की नीतियों का विरोध किया था और धर्म सुधार आंदोलन चलाया था, इसलिए जो मार्टिन लूथर के अनुयायियों को प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। औद्योगिक विपदा से होने वाली कोई 2 बीमारी का नाम लिखना है और औद्योगिक विपदा के जोखिम को कम करने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं इसको भी बताना है। तो देखिए औद्योगिक विपदा से होने वाली बीमारी में हम देखें तो फेफड़ों का कैंसर, त्वचा रोग, ये सारे चीज़ हो सकते हैं। रोकथाम के लिए यदि बात किया जाए तो कचरे का सही निष्पादन होना चाहिए, प्रदूषण नियंत्रण उपाय अपनाने चाहिए, श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपकरण हो, ऐसा कार्य हम कर सकते हैं। फिर आगे हम देखें अंग्रेज़ों के प्रति भारतीयों में असंतोष के क्या कारण थे। असंतोष के कारण यही थे क्योंकि वो सामाजिक और धार्मिक हस्तक्षेप करते थे, आर्थिक शोषण करते थे, भारी कर लेते थे, है ना, और सैनिकों के प्रति भी वो भेदभाव रखते थे, इसलिए अंग्रेज़ों के प्रति भारतीयों में असंतोष के कारण थे। स्वतंत्रता के अधिकार को उदाहरण द्वारा समझाइए। स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसमें व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से विचार रखने, व्यवसाय करने, स्थान परिवर्तन करने आदि की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, अब यहाँ पर शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार को उल्लेख करना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसका अनुच्छेद का जिक्र कर सकते हैं। अनुच्छेद 29 और 30 में ये वर्णित है और अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार मिलता है।
फिर आगे हम देखें यहाँ पर जो टिप्पणी लिखे हैं उसमें कश्मीर के विलय के बारे में ये कि 1947 में महाराज हरि सिंह ने भारतीय संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और इसके बाद जो भारतीय सेना है वो पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर निकाला था। हैदराबाद का विलय के बारे में भी जिक्र करेंगे तो निज़ाम ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था, लेकिन 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया गया था। फिर आगे हम देखें यहाँ विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण थे, तो इसके कारण यही है कि भौगोलिक कारक हैं, पर्वत रेगिस्तान जलवायु इत्यादि के कारण ये जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। आर्थिक अवसरों में वो भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, हर जगह समान कमाई के अवसर नहीं है, रोज़गार की कमी है कहीं कहीं जगह में। तो जहाँ रोज़गार की ज़्यादा आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, रोज़गार जहाँ ज़्यादा मिल रहा है तो वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी, है ना। और साथ में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण से भी विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के कारण हैं। फिर आगे हम देखें जैसे कि भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना विकसित करने के लिए कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी, तो कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी, एक तो यही कि ब्रिटिश शासन का अत्याचार था, क्रांतिकारियों और समाज सुधारकों का फिर योगदान भी हुआ और प्रेस और साहित्य के माध्यम से भी जन जागरूकता फैलाई गई थी। तो ये सब परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। फिर हम देखें नरम दल और गरम दल के नेता के नाम और दोनों में अंतर। देखिए, नरम दल कहने का मतलब ये है कि ये लोग अहिंसक विद्रोह करते थे, प्रार्थना और याचिका प्रस्तुत करते थे। तो धीरे धीरे इन्होंने स्वशासन को प्राप्त कर लिया, करना इनका उद्देश्य था। ठीक है, धीरे धीरे हम स्वशासन को प्राप्त करेंगे। और इनके जो प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी या गोपाल कृष्ण गोखले की बात हो गई, ये थे। और गरम दल में ऐसा नहीं था, गरम दल क्रांतिकारी गतिविधियां करते थे और तुरंत स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। और इसमें जो प्रमुख जो नाम हैं वो हैं बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, ये सब सारे नाम आते हैं। तो आशा है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर मॉडल आंसर शीघ्रता से देने का प्रयास किया। कैसा लगा हम लोग को ये नया प्रयास, हम लोगों का ये प्रयास, तो आप ज़रूर हमें बताएं। और ठीक है, हम मिलते हैं एक नए मॉडल पेपर का आंसर लेकर के।